मोस्ट वेलकम आप सभी का आज के क्लास में। और आज हम लोग नीट और जेई के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे, ठीक है। और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज का जो हमारा क्लासेज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप लोगों ने 12th क्लास में ये पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा 12th का जो होता है पहला यूनिट होता है और इसमें हम लोग 4 चैप्टर स्टडी करते हैं। उसमें से हमारा पहला जो चैप्टर होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, सारे को हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहला हमारा चैप्टर है, ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जो भी कॉन्सेप्ट देखेंगे वो जी और नीट के लिए देखेंगे, इसलिए जो है सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हम लोग बात करते हैं चार्ज की बात करते हैं, तो चार्ज सभी को पता है कि अगर हम चार्ज का अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें चार्ज का, तो चार्ज के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। ये किसी भी मैटर का क्या होता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है। और ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आता कैसे है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट एलिमेंट अगर क्या करता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करता है या गेन करता है तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस होगा। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर which is created due to loss or gain of electrons, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज हमारा क्या है, किसी मेटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। और ये आता कैसे है किसी भी ऑब्जेक्ट पे? तो जब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपना चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन जो है सो लॉस करेगा या गेन करेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका कुछ जो है सो हमारा मेन, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट वगैरह होता है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट मीन्स कि बहुत चार्ज के बारे में लोग 8th क्लास वगैरह में पढ़ते हैं, 12th क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक है। तो जो इसका मोस्ट हमारा जहाँ से क्वेश्चन आता है वो आप अगर पॉइंट अगर देखेंगे तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अगर हम लोग लिखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अगर बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो चार्ज हैज एडिटिव नेचर। चार्ज हैज एडिटिव नेचर मतलब ये कि चार्ज के पास में क्या होता है, एडिटिव नेचर होता है। एडिटिव नेचर कहने का मतलब ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे अगर 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है, और दूसरे पे 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, दोनों को जब हम कांटेक्ट में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों पे चार्ज जो टोटल चार्ज होगा, ये अगर 5 मान लेते हैं, इसको माइनस कर दीजिए, तो ओवरऑल इसमें चार्ज जो होगा वो कितना होगा? ओवरऑल चार्ज आपको हो जाएगा +5 माइक्रोकूलम में से अगर 3 माइक्रोकूलम अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना होगा? 2 माइक्रोकूलम। और इसको जब हम आगे जाकर इसका बहुत सारा मतलब यूज करके उसको सेपरेट करेंगे तो हर एक ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा ये दोनों बॉडी पे ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा और इस पे कितना हो जाएगा? 1 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा। तो जैसे ही हम ऐड दोनों बॉडी को कांटेक्ट में ले जाते हैं तो ये इसका क्या होगा? चार्ज क्या होगा? चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जब फिर हम दोबारा सेपरेट करेंगे तो क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हमारा चार्ज। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। इसी को हम लोग क्या करते हैं? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। इसके बाद आगे की बात करते हैं हम लोग
देखिए अब अगर आगे की बात करते हैं हम लोग तो क्या होगा, चार्ज का सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज भी हम लोग लिख सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है, आपको पता होगा कि जैसे मान के चलिए कि अगर हम इस बॉडी से, एक बॉडी है ठीक है, इसमें से हम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, लॉस कर रहे हैं, मान लिए ये 5 इलेक्ट्रॉन हमने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो इस पे जो चार्ज होगा, इस बॉडी पे जो चार्ज होगा, इस बॉडी पे चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, तो +2e के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये, और दूसरा इसका बात क्या होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन हमारा रिलीज होगा, बाहर निकलेगा, तो वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में निकलेगा, इंटीजर के फॉर्म में निकलता है, और इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहाँ q बराबर हम लोग लिखते हैं ±ne, जहाँ ne इक्वल वेयर, n इक्वल 1 2 3 4, ये डॉट डॉट नंबर होगा हमारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकलेगा तो किसके फॉर्म में निकलेगा, इंटीजर के फॉर्म में निकलेगा। और इसमें हमारा क्वेश्चन क्या देता है, कभी कभी आपको चार्ज का वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि क्या ये चार्ज जो है एग्जिस्ट करेगा, पॉसिबल है कि नहीं है। तो एक क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड लिखते हैं, देखते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका q बराबर ±ne हुआ, इसको सब लोग जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ क्या करता है, चार्ज करता है। हम इसके बाद की अगर हम लोग बात करते हैं इस पे, जैसे कि एक क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इज 4.5 into 10 to the power -19 कूलम चार्ज पॉसिबल, ऐसा हमको दे दिया, इज 4.5 into 10 to the power 19 कूलम चार्ज पॉसिबल। क्या इतना चार्ज हमारा पॉसिबल है कि नहीं है, तो इसको जो अभी हमने आपको बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करेंगे ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो जैसे अगर हम लोग इसको, तो यहाँ पे क्या दिया, q का वैल्यू आपको दे दिया 4.5 into 10 to the power -19, और अभी मैंने आपको बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से किसी बॉडी पे चार्ज जो निकलेगा तो q इक्वल क्या होगा, ±ne। तो यहाँ पे आपको n निकालते हैं हम लोग, ठीक है, n निकालेंगे तो q अपन क्या होगा, ये क्योंकि चार्ज ये पॉसिबल है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पता चलेगा। अगर n का वैल्यू इंटीजर में आ रहा है तो चार्ज हमारा पॉसिबल होगा, अगर n का वैल्यू इंटीजर में नहीं आएगा तो चार्ज हमारा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो q का वैल्यू आपको कितना दिया, 4.5 into 10 to the power -19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू कितना होगा, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ से n इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, 4.5 अपॉन 1.6, इसको अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2.8, जो कि n बराबर 2.8, ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया, ठीक है, पॉइंट में आ रहा। तो ये पॉसिबल हमारा नहीं है कि कोई भी बॉडी हमारा जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो फ्रैक्शन में नहीं होगा, जब भी होगा किसमें होगा, इंटीजर में होगा। तो ये जो वैल्यू हमारा चार्ज का लिखा हुआ है ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। बात समझ में, ये पॉसिबल आपका चार्ज का जो वैल्यू दिया हुआ था ये पॉसिबल नहीं है। इसी को क्वेश्चन में मान के चलिए कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इस तरह से 4 वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि कौन सा चार्ज हमारा क्या पॉसिबल है नहीं, तो हम इस तरह से q इक्वल है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला है इससे हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो क्वांटाइजेशन का सिंपल मीनिंग है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो हमेशा क्या करेगा, इंटीजर के फॉर्म में करेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर रिलीज करे या गेन करे तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा। चार्ज किसके बराबर प्रोड्यूस होगा, तो q इक्वल ±ne के इक्वल होगा। एक और जो हमारा इसमें प्रॉपर्टीज होता है चार्ज का, वो हम लोग देखते हैं।
देखिए इसके बाद की अगर हम लोग बात करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीसरा पॉइंट जो होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ठीक है, तो चार्ज हमारा जो होता है वो कंजर्व पॉइंट भी होता है, मतलब चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका एक आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं, जैसे क्या होता है यूरेनियम 92 238 जब इसका डीके होगा, ठीक है, डीकेज होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा तो ये आपका थोरियम, यूरेनियम हमारा ब्रेक होगा थोरियम में, और हीलियम में हमारा क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ से अगर आप ये एटॉमिक नंबर है हमारा किसका, यूरेनियम का, और आपको पता है कि किसी भी एटम्स में जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग Q इक्वल एम निकालेंगे चार्ज का वैल्यू, तो यहाँ और यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा Q1 इसको मान लेते हैं इसका चार्ज, और इसके चार्ज को Q2 मान लेंगे, तो Q बराबर जो होगा हमारा Q1 प्लस Q2, ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। मतलब जिस तरह से हम लोग कंजर्वेशन और मोमेंटम पढ़ते हैं, मोमेंटम हमारा दो बॉडी का क्या, बॉडी का हमेशा क्या होगा कंजर्व रहता है, बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम हमेशा क्या होगा इक्वल होगा, उसी तरह से यहाँ पे भी चार्ज हमारा क्या होगा इक्वल होगा, बस ये हमारा क्या होगा ब्रेक होगा। ठीक है, तो तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो वो आपका क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमारा क्या रहता है कंजर्व रहता है। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट चार्ज का डेफिनेशन, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह था वो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा किस किस तरह का पूछा जाता है एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जी में और नीट में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड आप उसको देखिए। अब देखिए इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इसके बाद जो बेसिक था वो मैंने बता दिया। इसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद हमारा आता है कंजर्व, ये सॉरी इसके बाद आता है हमारा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ हमारा क्या है, कूलम्ब्स लॉ हमारा है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। जिस तरह से क्या है कि अगर आप इसको पहले जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से हमारा क्या होता है ग्रेविटेशन में, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि दो बॉडी के बीच में हमेशा क्या लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो उसी तरह से कूलम्ब्स ने क्या किया कि चार्ज को रख करके दो ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके Q1 चार्ज है, इसके Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है R है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा, ठीक है, ये फोर्स हमारा कितना लगेगा, कूलम्ब्स इलेक्ट्रिकल फोर्स जो लगेगा ये कितना फोर्स लगेगा, तो F इक्वल लगेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसके बाद अगर ये जनरल फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में आपको पता है कि वेक्टर फॉर्म में हमारा क्या होता है F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगा देना यूनिट वेक्टर। और फिर इसी को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, इसी को अगर हम लोग फिर से यूनिट वेक्टर को ब्रेक करेंगे तो F इक्वल क्या हो जाता है K Q1 Q2 अपॉन RQ और वेक्टर R, ठीक है, तो दोनों फॉर्म में, इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में दोनों लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म आपका ये होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हाँ यहाँ पे एक चीज की और बात करते हैं हम लोग, ये तो सिंपली मैंने फॉर्मूला ले लिया। अगर इसके वेक्टर फॉर्म के कॉन्सेप्ट में जैसे कि क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। अब देखेंगे इसको, जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था यहाँ Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, तो होगा क्या, इसको ऊपर कर देते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, अभी मैंने बताया था R है। लेकिन जब हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन भी लेके चलना पड़ेगा। तो अब मान लेते हैं इस साइड जो फोर्स लग रहा है ये Q1 पे, आप यहाँ इंडिकेट कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा,
ठीक है, या यहीं लेके चलिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ये Q1 पे अगर फोर्स हमारा Q2 के कारण कितना होगा F12, और फिर Q2 पे Q1 के कारण फोर्स कितना होगा F21। ठीक है, इसमें लिखने के लिए आपको पता होगा जिस पे लगता है उसको पहले लिखिए, जिसके कारण लगता है उसको क्या करेंगे बाद में लिखिए। और यहीं पे हम लोग जो वेक्टर लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने F12 फोर्स लिखा, तो इसका फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तो होगा, ठीक है, R स्क्वायर होगा। और यहाँ जो हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो ये यूनिट वेक्टर 21 होगा, ये क्या होगा 21 होगा, क्योंकि पोजीशन हमारा किधर से होगा, ये 12 की बात करें तो सेकंड से लेकर के किधर की तरफ आएगा फोर्स Q1 की तरफ आएगा, इसलिए 21 हमारा इस तरह से लिखते हैं। अगर यहीं पर अगर हम लोग F12 लिखेंगे तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा यूनिट वेक्टर, यहाँ पे भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये यूनिट वेक्टर कितना होगा 1 2। ठीक है, इसका आपको क्या करना, ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं इसको अगर उल्टा करके अगर लिख देते हैं तो हमारा रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका तीन फॉर्मूला हम लोग जनरल फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में, और इसके बाद वेक्टर के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं इसको याद रखते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें आपको क्वेश्चन क्या देगा कि अब हमने क्या किया, ये जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, ये जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ये हम लोग एयर के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन आप मान चलिए कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स जो हमारा उसको हमने क्या किया किसी मीडियम में डाल दिया, किसी क्या किया मीडियम में डाल दिया। तो मीडियम के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीडियम के लिए हमारा क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को सिंपली हम लोग K से इंडिकेट करते हैं, और ये K एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा होता है परमिटिविटी ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर, और ये हमारा होता है सिंपली परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो अगर मान के चलिए कि दो हमने चार्ज पार्टिकल्स है Q1 और Q2, इसको हमने क्या किया किसी मीडियम में प्लेस कर दिया, ठीक है, तो अब इस कंडीशन में आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि फोर्स जो होगा हमारा वो फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो फोर्स का वैल्यू अगर बात करेंगे तो यहाँ से अगर सिंपली एयर के केस में, एयर में क्या होगा K का वैल्यू हमारा क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से अगर ये हमारा किसके लिए हो गया एयर के लिए, अगर मीडियम की बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा K, क्योंकि इसको मीडियम के लिए कीजिएगा तो एप्सिलॉन का वैल्यू इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा एप्सिलॉन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें Fm अपॉन F एयर, अगर लिखेंगे F एयर तो ये क्या हो जाएगा Fm अपॉन F एयर की बात करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे ये आ जाएगा 1/3, ठीक है, तो Fm बराबर हो जाएगा F एयर अपॉन K। इसका मतलब है कि फोर्स का वैल्यू जैसे ही अगर मीडियम अगर हम चार्ज को प्लेस कर देते हैं तो फोर्स का वैल्यू जो होगा K टाइम्स क्या हो जाएगा रिड्यूस कर जाएगा, K टाइम क्या करेगा रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ नीट में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर हम दो चार्ज पार्टिकल्स को अगर मीडियम में डाल कर किसी पार्टिकुलर मीडियम में डाल दें, ठीक है, तो उस मीडियम का एयर को छोड़ कर उस मीडियम का क्या उस मीडियम में हमारा फोर्स का वैल्यू क्या होगा एयर के कंपैरिजन में, तो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो K टाइम्स क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कभी कभी क्वेश्चन आपको क्या देगा, ये सारे टॉपिक हमारे किससे रिलेटेड है चार्ज से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए
अब इसके बाद में कभी कभी क्या हमारा हो सकता है अगला कॉन्सेप्ट कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा, क्या ए बी सी, और इसके हमारा किसी, अब इसमें हमारा क्या सकता है फाइंड द force on each charge। चार्ज का वैल्यू सपोज दैट यहाँ मान लेते हैं हम लोग ये 5 माइक्रोकूलम है, ये भी 5 माइक्रोकूलम है, ये भी 5 माइक्रोकूलम है, साइड इसका 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको उसमें ये वाला चार्ज जो है मान लीजिए हमको निकालना है इसी पे, हर एक का फाइंड द फोर्स ऑन ईच चार्ज, किसी पे भी निकाल सकते हैं, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे सी पे निकालेंगे। तो ये भी पॉजिटिव है, ये क्या करेगा इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और ये इसको क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा, ठीक है। 5 माइक्रोकूलम चार्ज लगी सी पॉइंट पे जो हमारा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है 60, ये भी क्या होगा 60, और नेट रिजल्टेंट हमारा क्या होगा यहाँ से निकलेगा जो कि हमारा एफ आर रिजल्टेंट, बात समझ में, और ये दोनों हमारा क्या होगा कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे, तो इस केस में हमारा एफ रिजल्टेंट का जो वैल्यू होता है वो एफ कॉस थीटा, ठीक है, बाई 2। अगर यहाँ पर मान लेते हैं 60 है, तो एफ आर का जो वैल्यू होगा एफ कॉस 30, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है f cos 30 का वैल्यू कितना होगा, 30 का वैल्यू आपको हो जाएगा √3/2, और फिर यहाँ से f का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये जो f आपका है तो f बराबर कितना होगा 9 × 10⁹, और उसके बाद q1 और q2 5 × 10⁻6 कितना हो जाएगा 12, और फिर नीचे कितना हो जाएगा r² 10 × 10⁻², जो कि सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके f का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा f रिजल्टेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, हम लोग उसको बनाएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।